बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे क्लास 12th हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार की क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से हम अपना रिवीजन जो है स्टार्ट कर दिया है हमने। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो हमने देख लिया था, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक, अति लघुतरात्मक प्रश्न एक और निबंधात्मक प्रश्न एक आने वाला है। तो इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो है हम कंटिन्यू क्लास करते हैं आज। चलिए आज की क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। कुछ छोटे प्रश्न और एक निबंधात्मक प्रश्न हम लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। हालांकि जो सबसे पहला खोजा गया स्थल है वो कौन सा था? हड़प्पा। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू बात करूं तो मैं शहरी केंद्रों का विकास जो है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू था। अब हड़प्पा शहरों की, शहरी केंद्रों का विकास हो गया, तो हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता कौन सी थी? हड़प्पा शहर, ये तो होगी इसकी अनूठा पहलू। अब हड़प्पा शहरों की जो सबसे अनूठी विशेषता थी वो कौन सी थी? तो सबसे प्रमुख जो विशेषता थी वो थी, वर्तमान समय में भी मिलती है, नियोजित जल निकास प्रणाली। यानी जल, जो गंदे पानी को निकालने की जो व्यवस्था थी वो एकदम नियोजित तरीके से थी। इसको हम अभी देखने वाले हैं। जब बड़े प्रश्न को तैयार करेंगे तो चित्रों के माध्यम से इसको अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। तो नियोजित जल निकास प्रणाली जो है, ये हड़प्पा शहरों की सबसे प्रमुख विशेषता थी, अनूठी विशेषता थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? क्योंकि आपको पता है कि जितने भी जो पुरा स्थल होते हैं उनके उनकी खोज का कार्य, उनके रखरखाव, उनके संरक्षण आदि का कार्य जो है वो कौन करता है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1861 में। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है इस विभाग की स्थापना की थी, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग 1861 में। और इसके जो प्रथम महानिदेशक बने थे वो भी कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। और भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक भी अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो कनिंघम से संबंधित क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 और पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम, और भारतीय पुरातत्व का जनक भी किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, ए कनिंघम जिसे हम बोलते हैं। चलिए इसी से एक संबंधित क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? भारत सरकार में बहुत सारे मंत्रालय हैं, इसमें से कौन से मंत्रालय के अधीन जो है ये विभाग कार्य करता है? तो वो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और हड़प्पा सभ्यता की सड़कों तथा गलियों को किस पद्धति में जो है बनाया गया था? तो वो पद्धति है ग्रिड पद्धति। इसको हम अभी विस्तार से देखने वाले हैं बड़े क्वेश्चन में। 1856 में हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा जो स्थान है, हड़प्पा स्थल का मानचित्र, हड़प्पा स्थल का मानचित्र किसने जारी किया था? तो वो ए कनिंघम ने जारी किया था। ए कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है सबसे पहले 1856 में हड़प्पा का मानचित्र जारी किया था। इसके बाद में है, विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण किसे माना जाता है? यानी वाटर जो है लीकेज नहीं हो, ऐसा जो विश्व में पहला उदाहरण माना जाता है वो है मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है, वो इसका पहला उदाहरण है। इससे जो है पानी को रोकने के लिए, पानी के रिसाव को रोकने के लिए इसमें जो है जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया था। ये भी हम आगे जो है विस्तृत रूप से देखने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल कौन सा है? सबसे उत्तरी स्थल आपको पता है कौन सा है? सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। लेकिन उत्तरतम, उत्तर से भी उत्तर में कौन सा स्थल है? तो वो है आपके सोर्तुगुई, जो अफगानिस्तान में स्थित है। चलिए इसको समझते हैं। चारों स्थल जो है कौन कौन से हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो सबसे उत्तरतम स्थल की बात करूं कि मांडा से भी उत्तर में स्थित है, इस तरफ अफगानिस्तान में इधर स्थित है। यानी कि ये क्रॉस लाइन जो है ना, मांडा जहां यहां स्थित है, तो ये आपके सोर्तुगुई यहां स्थित है। यानी मांडा से क्या है? ऊपर है। मांडा से ऊपर, यानी उत्तरतम स्थल जो है वो है सोर्तुगुई। उत्तरी स्थान की बात करूं तो वो है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है।
सोर्तुगुई आपके अफगानिस्तान में है। ये सोर्तुगुई कहाँ है? जो उत्तरतम स्थल है वो है अफगानिस्तान में। और मांडा हो गया जम्मू कश्मीर में, जो सबसे उत्तरी स्थल है, चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला है। और इधर पश्चिम की पूर्व की बात करूं मैं, पूर्व में कौन सा स्थल है तो वो है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। हिंडन नदी जो यमुना की सहायक नदी है। और दक्षिण की बात करूं मैं तो दक्षिण में है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का जिला है अहमदनगर। और ये जो स्थित है दैमाबाद, ये परवरा नदी के किनारे स्थित है। परवरा नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और मैं इधर पश्चिम की बात करूं तो सुतका गैंडोर यहाँ पश्चिम में स्थित है। और सुतका गैंडोर कहां पर स्थित है? आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है सुतका गैंडोर, मकरान तट पर। और ये कौन सी नदी के किनारे है तो ये है आपके दास्क या दस्त नदी के किनारे है आपके सुतका गैंडोर। इस प्रकार चारों स्थलों को ध्यान रखिएगा। सबसे उत्तरी स्थल मांडा, दक्षिणी स्थल दैमाबाद, पश्चिमी स्थल सुतका गैंडोर, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, चारों का ध्यान रखिएगा। और सबसे उत्तरतम स्थल कौन सा है तो सोर्तुगुई। चलिए इसके आकार की बात कर लेते हैं। शुरुआत में इस सभ्यता का जो आकार था, हड़प्पा स्थलों के सभी जो स्थल मिलाकर इसका आकार था त्रिभुजाकार। और वर्तमान में स्वरूप की बात करूं तो और भी स्थल नए नए खोजे गए हैं। इसका इसका आकार जो है वो हो गया है विषम कोणीय चतुर्भुज। और इसकी क्षेत्रफल की बात करूं तो शुरुआत में इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में इसका क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर जो है हो गया है। तो आकार ध्यान रखिएगा त्रिभुजाकार, और क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? ये मैंने कल मानचित्र में बताया था ये क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी फॉर्मेट में जो है मैंने क्वेश्चन बनाए हैं कि कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। तो 3 स्थल तो गुजरात में स्थित है। एक स्थल जो हमारा आंसर होगा वो गुजरात में स्थित नहीं है। धौलावीरा गुजरात में है, नागेश्वर भी गुजरात में है, और लोथल भी गुजरात में है। इसके अलावा रंगपुर जो स्थल है वो भी गुजरात में है। बनावली ये आपके हरियाणा में स्थित है, इसलिए इसका सही राइट आंसर जो है वो क्या हो गया है? बनावली। निम्न में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? तो हरियाणा में कौन सा स्थित नहीं है? अभी हमने बात की लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, तो लोथल हरियाणा में स्थित नहीं है। हरियाणा में कौन सा है? राखीगढ़ी, बनावली और मेत्ताथल, ये हरियाणा में स्थित है। निम्न में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सुतका गैंडोर पाकिस्तान में है। अभी हमने बात की कि सोर्तुगुई सबसे उत्तरतम स्थल है, सोर्तुगुई अफगानिस्तान में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? सोर्तुगुई। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी मिली है? प्रत्येक घर से जो है लगभग मोहनजोदड़ो के कुएं मिले हैं। 700 कुओं की संख्या है मोहनजोदड़ो में, जो है 700 कुएं मिले थे। निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। अर्नेस्ट मैके ने यह जो है कथन किसके विषय में कहा था? तो ये अर्नेस्ट मैके ने कहा था नालियों के विषय में। इसको अभी हम पढ़ेंगे। हड़प्पा के जो शहरों की हम प्रमुख विशेषता देखेंगे तो उसमें हम इस पॉइंट को भी विशेष रूप से जो है देखेंगे। तो अर्नेस्ट मैके ने ये चीज कही थी कि ये जो है अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण जितनी भी प्राचीन प्रणालियां हैं उसमें से नालियों के विषय में जो इसने कहा है कि ये सबसे मतलब बहुत ही प्राचीन प्रणाली है, नालियों के विषय में कहा था। और उस समय इतनी मतलब इसकी अच्छी विशेषता थी। उस समय भी लोग कितने जागरूक थे गंदगी के प्रति कि ये नहीं होनी चाहिए, तो वो मतलब नालियों को ढक कर रखते थे। इस प्रकार अर्नेस्ट मैके ने इसके विषय में जो है खूब लिखा था अपनी पुस्तक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में। तो यही अगला क्वेश्चन हो गया कि अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक जो पुस्तक है वो किसकी है? तो ये पुस्तक जो है आपके अर्नेस्ट मैके की है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। इसके बाद में है हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी? यानी कि उसके चारों ओर जो है दीवारें थी, किलेबंद थी। आपके जो फर्स्ट भाग है यानी कि दुर्ग वाला इलाका वो भी किलेबंद था, और निचला शहर जो है वो भी किलेबंद था, यानी उसके चारों ओर भी दीवार थी। तो वो 2 स्थल मिलते हैं गुजरात के, लोथल और धौलावीरा। ये दोनों ही जो है क्या थी? इन जो संपूर्ण बस्ती है वो पूरी बस्ती वो क्या थी? किलेबंद थी, यानी 4 दीवारी से घिरी हुई थी। इसके बाद में ये तो हमने कल बात कर ही ली थी कि 4 स्थानों को आप चारों राज्यों के जो स्थल है उनको ध्यान रखना है। गुजरात के चारों स्थल ध्यान रखिएगा, कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं अभी जो हमने बनाए। हरियाणा के चारों ध्यान रखना, बनावली 3 जो स्थल हैं, बनावली, राखीगढ़ी, मेताथल। जम्मू कश्मीर का मांडा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और कालीबंगा तो आपको पता ही है, ये मानचित्र में जो है कभी भी जो है आ सकते हैं। इसके बाद में अब एक बड़े क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, आपके एक पॉइंट दे रखा है इसमें। तो ये इस मोहनजोदड़ो जो है एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में किस प्रकार विकसित हुआ, किस प्रकार है? तो
हड़प्पा शहर जो है, इनके बारे में हम प्रमुख जो विशेषता है वो देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बात करें तो कौन कौन सी होगी। एक तो नगर नियोजन प्रणाली होगी इसकी प्रमुख विशेषता। दूसरी है जल निकास प्रणाली। जल निकास, जो गंदे पानी को निकास की जो व्यवस्था थी, निकालने की जो व्यवस्था थी गंदे पानी की, वो व्यवस्था, और साथ ही जो नालियों की सफाई है वो भी होती थी। तो ये इसकी प्रमुख जो है वो क्या है, विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता जो है नगरों का विकास था। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है नगरीय सभ्यता, यानी पहली नगरीय सभ्यता भी बोल सकते हैं। भारत के प्राचीन भारत के इतिहास की पहली नगरीय सभ्यता भारत के इतिहास की, वो है नगरीय सभ्यता कौन सी, हड़प्पा सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता भी यही हो गई कि नगरों का विकास जो है यहां पर हुआ था। आपको पता है हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। सबसे प्रसिद्ध जो पुरा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। क्यों है, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है कि हड़प्पा की जब मतलब लाहौर से कराची के रेलवे लाइन जब बिछा रहे थे, दो भाइयों के नाम आपने सुने होंगे, बर्टन बंधु जिसे हम बोलते हैं, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन। इन दोनों को पता नहीं था हड़प्पा के बारे में। जब इनके वो आपके रेल की पटरी को बिछाते समय जब वो खत्म हो गए थे, लकड़ी के कुछ लगाते हैं नीचे, तो वो खत्म होने के बाद में इन्होंने क्या किया, वहां से इसके नीचे कुछ लगाना पड़ता है, उस ट्रैक के नीचे, पटरी के नीचे। तो उन्होंने क्या किया, यहीं पास में इनको जो है यहाँ पर खोद रहे थे कुछ, तो हड़प्पा के अवशेष इनको मिले। इन्हें पता नहीं था कि ये हड़प्पा के अवशेष है। वहां के मजदूरों ने जो है हड़प्पा शहर की जो ईंटें थी उसका प्रयोग इस रेलवे ट्रैक में कर दिया, और ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची के बीच में। लाहौर पाकिस्तान, कराची भी कहाँ, कराची से लाहौर के बीच में जो है ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और इसमें हड़प्पा शहर, हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा जो स्थल है, वहां की ईंटों को जो है इस रेलवे लाइन में प्रयोग कर दिया गया। ये बात है लगभग 1856 की, 1856 की ये बात है। 1856 में जो है इन लाहौर से कराची के दौरान रेलवे लाइन ये बिछा रहे थे, और हड़प्पा की ईंटों का जो है इन्होंने प्रयोग कर लिया। तो प्रयोग करने के कारण क्या हो गया कि हड़प्पा स्थल की जो ऊपरी हिस्सा है वो लगभग इन्होंने नष्ट कर दिया। इसकी सूचना जो है बाद में दी, तो बाद में पता चला। इस कारण जो है मोहनजोदड़ो वो बचा का बचा रह गया, और मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध जो पुरा स्थल है वो बन गया, क्योंकि हड़प्पा को तो लगभग इन मजदूरों ने, यहाँ के मजदूरों ने जो है क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। इन प्रमुख नगरों का जो निर्माण है, ये जो सभी नगर हैं हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये सभी जो नगर हैं, इन नगरों का निर्माण जो है एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था। यानी योजनाबद्ध तरीके से, जैसे हम वर्तमान में घर कैसे बनाते हैं, वो जो इसका पहले मानचित्र यानी नक्शा तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट जिसे हम बोलते हैं, वो तैयार करके उसके बाद में जो है हम अपने घर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार वहां हड़प्पा के नगरों का भी जो निर्माण है वो एक निश्चित योजना के अनुसार जो है किया गया था। फिर उसके अनुसार जो है कार्य भी किया जाता था। जो योजना बनी है उसी अनुसार जो है वो अपने नगरों का जो है निर्माण करते थे। अब हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती थी वो दो भागों में विभाजित थी। एक जिसे हम बोलते हैं दुर्ग, जिसमें जो है शासक वर्ग जो है निवास करता होगा, और दूसरा है निचला शहर, यानी जो दुर्ग से नीचे था हाइट में भी, और निचला शहर जो है वो क्या है, जिसमें सामान्य जन जो है लोग निवास करते थे। चलिए इसको समझते हैं। ये आपके सामने एक मानचित्र है जिसमें दुर्ग जो है ये ऊपर की तरफ दिखाया गया है पश्चिमी भाग में। इधर आपको पता है पश्चिम है, तो पश्चिमी भाग है दुर्ग, और इधर पूर्वी भाग में है आपके निचला शहर। ये दुर्ग हो गया, और इधर हो गया निचला शहर। ये हो गया आपके पूर्वी भाग। पूर्वी भाग में कौन सा हो गया, निचला शहर, और पश्चिमी भाग में कौन सा हो गया, दुर्ग। अब देख लीजिए दुर्ग के चारों ओर क्या है, आपके चार दीवारी है। चलिए इसको अभी देखते हैं कौन कौन से क्या क्या क्षेत्र हैं इसमें। अभी विस्तृत रूप से यहाँ पर देखेंगे हम। ये विशाल स्नानागार, माल गोदाम, इस प्रकार यहाँ से जो है ये भी जो है हम विस्तृत रूप से देखते हैं साथ में पढ़ते पढ़ते। सबसे पहला है पश्चिमी भाग, यानी कि इसकी बात करेंगे हम दुर्ग की। ये दुर्ग जो है इसके बारे में पहले देख लेते हैं। पश्चिमी भाग ये पश्चिम में स्थित है, ये देख लीजिए आप, इधर पश्चिम और इधर पूर्व। तो पश्चिमी भाग यानी कि पश्चिमी भाग छोटा था, दिख रहा है ना, ये छोटा है कि नहीं, ये पश्चिमी भाग छोटा है, और ये निचला शहर जो है ये क्या है, बड़ा है। पश्चिमी भाग छोटा था, और लेकिन ऊंचाई पर बना था, यानी दुर्ग ऊंचाई पर बना हुआ था। उसकी जो हाइट थी 2 मील 3 मील ऐसे मंजिल जो है वो ऊंचाई पर था, जिससे इतिहासकारों ने क्या नाम दिया है, पश्चिमी भाग को नाम दे दिया है इतिहासकारों ने दुर्ग। यानी जो हमारे पुरातत्वविद थे उन्होंने क्या नाम दे दिया, इसको दुर्ग नाम दे दिया।
यहाँ सार्वजनिक भवन जो है वो बने होते थे, सार्वजनिक भवन बने होते थे यहाँ पर जो है दुर्ग में, जिसमें शासक वर्ग जो है वो रहता था। यानी कि भाई दुर्ग है तो वहां पर कोई शासन करने वाला वर्ग जो है रहा होगा, या पुरोहित वर्ग जिसे हम बोल सकते हैं, पुरोहित वर्ग भी रह सकता है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण क्या था? ऊंचाई का कारण यह था कि यह कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था। दुर्ग जो है वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था, ध्यान रखिएगा, कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था। दुर्ग दीवार से घिरा हुआ था। इसके दुर्ग के जो है चारों ओर क्या थी? चार दीवारें थी, दीवार से जो है घिरा हुआ था दुर्ग। इससे दुर्ग को निचले शहर से अलग कर दिया जाता था। इससे क्या होता था? दुर्ग को जो है निचले शहर से अलग कर दिया जाता था। निचला जो शहर है ये, इसके अब चारों ओर दीवार बना दी हमने, तो ये निचले शहर से स्वतः ही क्या हो गया? अलग हो गया। इधर निचला शहर और इधर दुर्ग, यानी इनको दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए क्या कर दिया? अलग अलग करने के लिए दुर्ग के चारों ओर दीवार जो है वो बना दी जाती थी। इसके बाद में है चार दीवारी जो थी वो पक्की ईंटों की बनी जाती थी। जब दुर्गों की चार दीवारी की जाती थी, यानी कि इसको चारों ओर से ढका जाता था, चारों ओर से जो दीवार बनी जाती थी वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था। हालांकि कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था ये, लेकिन इसके चारों ओर जो दीवार थी वो पक्की ईंटों की दीवार थी। ईंटें अब जो थी वो कैसे बनाई जाती थी? ईंटें धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी। ईंटें बनाने के लिए छोटा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ईंटें जो है वो धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी। ये भी एक क्वेश्चन हो गया, ईंटें जो है किस प्रकार बनाई जाती थी? तो धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी, क्योंकि अति लघुतरात्मक प्रश्न एक आने वाला है। ईंटें एक निश्चित अनुपात की होती थी। ये भी पूछ सकते हैं कि ईंटों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का क्या अनुपात था, तो वो भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कि ईंटों की जो निश्चित अनुपात होता था ईंटों का, वो था 4:2:1, चौगुनी दुगुनी और 1, ठीक है ना? 4:2:1। लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई है वो इस प्रकार होती थी, 4:2:1। ये जो सबसे ज्यादा लंबाई वाला है ये भाग कितना होता था? 4 का। और ये जो आपके चौड़ाई वाला भाग है ये होता था 2 का। और इसका जो ये भाग है नीचे वाला है ना, ऐसे नीचे, वो है आपके 1:1। तो ये इस प्रकार ईंटें जो है बनाई जाती थी। ईंटें का जो है एक निश्चित अनुपात होता था, भट्टी में पकाकर या धूप में सुखाकर जो है ईंटें बनाई जाती थी। इसके बाद बात कर लेते हैं धौलावीरा तथा लोथल में पूरी बस्ती किलेबंद थी। अभी हमने क्या बात की कि जो दुर्ग है वो मोहनजोदड़ो में दुर्ग जो है वो क्या होता था? मोहनजोदड़ो में दुर्ग के चारों ओर जो है चार दीवारी होती थी, इसके चारों ओर चार दीवारी नहीं होती थी। अब लोथल और धौलावीरा का क्या मामला है? लोथल और धौलावीरा दोनों जो स्थल हैं वहां पर दुर्ग और निचला शहर दोनों के चारों ओर जो है क्या है? पूरी बस्ती जो है वो क्या थी? किलेबंद थी। यानी पूरी बस्ती के चारों ओर क्या थी? किलेबंद थी। इस प्रकार पूरी बस्ती के चारों ओर जो है लोथल और धौलावीरा में क्या थी? चारों ओर किलेबंद, चारों ओर से मतलब किलेबंद था, चारों ओर जो है दीवार थी, तथा शहर के कई हिस्से भी जो है दीवारों से घेरकर अलग किए गए थे। शहर के जो प्रमुख हिस्से थे, कई हिस्से, वो दीवारों से घेरकर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग जो है वो दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बना था। लोथल में जो है वो दुर्ग क्या था? दीवार से घिरा तो नहीं था, लेकिन कुछ ऊंचाई पर जो है वो बना हुआ था। इसके बाद बात कर लेते हैं पूर्वी भाग की। अभी हमने पश्चिमी भाग की बात की, यानी कि दुर्ग की बात कर ली। दुर्ग के बाद में बात कर लेते हैं निचले शहर की। पूर्वी भाग जो था वो था बड़ा था, यानी कि एरिया जो है इसका क्या था? बड़ा था। पूर्वी भाग का जो एरिया है वो क्या था? बड़ा था। दिख रहा है, दुर्ग जो है वो क्या है? छोटा है, और निचला जो शहर है इसका एरिया क्या है? बड़ा है। हालांकि दुर्ग ऊंचाई पर बना हुआ है, निचला शहर जो है ऊंचाई पर नहीं है, तो यह निचले इलाके में था। पूर्वी भाग जो था, ये निचला शहर जो है ये बड़ा तो था, एरिया में बड़ा था, लेकिन ये निचले इलाके में था, यानी दुर्ग ऊंचाई पर बना था, और ये जो निचला शहर है ये नीचाई पर बना था। यानी सामने तो एक एक मंजिल के ये होते थे, जिसे निचला शहर जो है इतिहासकारों ने नाम दिया है। यहाँ के जो घर हैं, घरों में सामान्य जन जो है रहते थे, सामान्य लोग रहते थे। दुर्ग में अभी हमने बात की कि शासक वर्ग या पुरोहित वर्ग जो है वो रहते थे। निचला शहर भी दीवार से जो है घिरा हुआ था। निचला शहर भी जो है दीवार से घिरा हुआ था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। इसके जो प्रमुख भवन थे उनको, कई भवनों को जो है ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था, जो नींव का कार्य करते थे। ये चबूतरे भी जो है किससे बने होते थे? मिट्टी से बने होते थे। अब जब इतने बड़े भवनों का निर्माण ये कर रहे हैं, तो भवनों के निर्माण के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ी होगी। भाई श्रमिक भी चाहिए, तो एक बार चबूतरों के बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण का जो कार्य है वो चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इस प्रकार प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया
और फिर उसके अनुसार जो है निर्माण कार्य किया गया था। पहले पूरा जो है बस्ती का नियोजन करते थे, उसके बाद में जो है पूरी बस्ती का जो है निर्माण किया जाता था। एकदम योजनाबद्ध तरीके से जो है इनका निर्माण होता था। नगर के दुर्ग पर ऐसी संरचनाएं मिली है जिनका प्रयोग शायद सार्वजनिक कार्यों के लिए जो है किया जाता था। दुर्ग में अभी हमने बात की थी, बहुत सारी संरचनाएं बनी हुई थी दुर्ग में। ये जो दुर्ग अभी हमने पश्चिमी भाग वाला देखा था दुर्ग, उसमें बहुत सारी संरचनाएं बनी हुई है। तो उस संरचनाओं को देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे देखिए, इधर ये विशाल स्नानागार दिखाई दे रहा है, इधर ये माल गोदाम दिखाई दे रहा है। इस प्रकार बहुत सारी जो संरचनाएं हैं वो इस पर बनी हुई। चलिए इसको देख लेते हैं ये किस प्रकार की है। दुर्ग की बात करते हैं विशेष रूप से। दुर्ग में कौन कौन सी संरचनाएं जो है मिली थी। अब इनका प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता था। ये जो माल गोदाम है मिला है, जो इसकी संरचनाएं मिली है विशाल स्नानागार, इसका जो प्रयोग होता था वो सार्वजनिक कार्यों के लिए होता था। सब जो है इसके लिए इसमें जो है काम करते थे। सार्वजनिक कोई भी कार्य है तो यहाँ पर होता था। जैसे विशाल स्नानागार है तो यहाँ पर सार्वजनिक कार्य क्या हो गया कि सभी लोग साथ में जो है सार्वजनिक रूप से स्नान करते थे, किसी एक के लिए ये नहीं था। इसके बाद अब वापस देख लेते हैं माल गोदाम। माल गोदाम एक विशाल संरचना है, परंतु आज इसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से ही शेष रह गए हैं, जबकि ऊपरी हिस्से नष्ट हो गए। वर्तमान में ये जो संरचना है वो जो है पूरी नहीं मिली है। यह थी विशाल संरचना ऐसा अनुमान लगाया गया है, लेकिन इसके जो है ऊपरी हिस्से नष्ट हो चुके हैं। ईंटों से बने केवल निचले हिस्से ही जो है बच पाए हैं। इतने 5000 साल पुरानी सभ्यता है तो 5000 साल तक ईंटों से बने कोई घर थोड़ी टिक पाएंगे। निचले हिस्से जो है वो शेष हैं, ऊपरी हिस्से जो है वो लगभग नष्ट हो गए हैं। ये ऊपरी हिस्से जो नष्ट हो गए हैं ऐसा भी कह सकते हैं कि ये लकड़ी से बने थे, तो लकड़ी से बनने वाले जो हिस्से हैं वो लगभग नष्ट हो गए थे। यानी ऐसा अनुमान लगाया है कि ऊपर वाले लकड़ी के होंगे तभी ऊपर वाले नष्ट हो गए, नीचे वाले जो है वो किसके थे, ईंटों के थे, इसलिए वो शेष रह गए हैं, यानी बच गए हैं नीचे वाले हिस्से। शायद इसका जो उपयोग है वो आपसी विचार विमर्श, भाई इतना बड़ा माल गोदाम है, सभा भवन कह लीजिए, तो इसमें लोग क्या करते थे, आपसी विचार विमर्श करते थे, बातें करते थे। कोई धार्मिक आयोजन है वो करते थे, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करते थे, या सामाजिक कोई आयोजन है समाज के लिए, शादी विवाह वगैरह कुछ भी जो है सामाजिक आयोजन के लिए भी यहाँ पर जो है सार्वजनिक रूप से कार्य किया जाता था। इसका जो उपयोग है माल गोदाम का, ये भी ध्यान रखिएगा कि माल गोदाम का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता था। तो आप अति लघुत्रात्मक प्रश्न में ये जो है लाइन लिख सकते हैं कि माल गोदाम का जो उपयोग है वो शायद आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन या सामाजिक आयोजन के लिए जो है किया जाता होगा। इसके बाद में है विशाल स्नानागार। दूसरा जो प्रमुख प्रमुख जो इसमें संरचना है दुर्ग की, वो है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार की क्या बनावट है, इसकी विशेषता क्या है और इसका महत्व देख लीजिए। यह दुर्ग के आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। देखिए ये दुर्ग जो है, दुर्ग के चारों लगभग जो है बीच में दुर्ग के आंगन में बना एक आयताकार जलाशय। देखो आयत की आकृति का ये बना हुआ जलाशय जो है ये चारों ओर से चार दीवारी से घिरा हुआ था, है ना। इसके चारों, ये जो जलाशय है ये इसके चारों ओर क्या है, ये गैलरी है, यानी कि गलियारा है एक गैलरी। ये चार दीवारी से जो है घिरा हुआ था, दुर्ग के जो है मध्य में लगभग स्थित है, आंगन में जो है ये स्थित है दुर्ग के, पूरा दुर्ग जो है इसके आंगन में स्थित है। ये दुर्ग जो है इस दुर्ग के आंगन में स्थित है क्या, विशाल स्नानागार। और इसके चारों ओर क्या है, चार दीवारी है, और इसके जो बीच में या इसके चारों ओर क्या है, गैलरी भी है, गलियारा भी है, गैलरी। चारों ओर जो है लोग ऐसे घूम सकते थे चारों ओर। जैसे ये हो गया विशाल स्नानागार, वर्तमान स्नानागार, इसके चारों ओर क्या हो गई, ये गैलरी, ताकि लोग इधर इधर चल सके, है ना। चलने के लिए लोगों के लिए गैलरी, और फिर सीधा ही अंदर डुबकी लगा दी, ऐसे समझ गए। इसके बाद में क्या है कि जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियां बनी हुई थी। यानी जलाशय, ये जो जलाशय है विशाल स्नानागार, इसके अंदर जाने के लिए, तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में क्या बनी हुई थी, सीढ़ियां बनी हुई थी। यानी देखो उत्तर में भी क्या बनी हुई है, ऐसे उत्तर में उतरने के लिए भी सीढ़ियां थी, और दक्षिणी भाग में उतरने के लिए लगभग 9 सीढ़ियां होती थी। दोनों तरफ जो है 9 सीढ़ियां होती थी उत्तर और दक्षिण में उतरने के लिए विशाल स्नानागार में। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि जलाशय के किनारों पर ईंटें जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग करके जलबद्ध जो है जल भराव किया जाता था, ताकि पानी का जो रिसाव है वो रोका जा सके। यानी कि जलाशय के जो किनारे हैं, इन किनारों में भाई ताकि पानी का रिसाव नहीं हो, पानी जो है इसमें से निकले नहीं, तो क्या करते थे,
इसमें ईंटें जमा कर, जलाशयों के किनारों पर ईंटें जमा कर क्या करते थे, जिप्सम का गारे का प्रयोग करते थे। और जिप्सम के प्रयोग से क्या होता था, जल जो है बाहर नहीं निकलता था, इस जलाशय जो है भरा रहता था, पानी जो है टपकता नहीं था। यानी कि पानी का रिसाव रोकने के लिए किसका प्रयोग करते थे, जिप्सम के गारे का प्रयोग करते थे। किस पर, जलाशय के किनारों पर ईंटें जमा कर, ताकि जो है जल भराव आसानी से किया जा सके, है ना, जल को रोका जा सके, जल का रिसाव जो है वो रोका जा सके। अब इस जलाशय की बात करते हैं तो जलाशय के तीनों ओर क्या बने हुए थे, कमरे बने हुए थे। यानी तीन और क्या बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, जिनमें से एक में बड़ा जो है कुआं था। यानी एक तरफ क्या था, सबसे बड़ा कुआं था और तीन तरफ कमरे बने हुए थे। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। यानी जब पानी गंदा हो जाता था, इसको बाहर निकालने की व्यवस्था थी। यानी कि इसका जलाशय का जो पूरा पानी है वो गंदा होने के बाद इसका खाली कर दिया जाता था, एक नाले से जो है शहर की नालियों तक जोड़ दिया जाता था। और फिर जो वापस जो इस कुएं से जो है क्या करते थे, जल को इसमें वापस भर देते थे, अच्छे पानी को। इसके उत्तर में एक गली के पार अपेक्षाकृत एक छोटी संरचना बनी हुई थी। यानी इस जलाशय के उत्तर में क्या था, एक जो है कमरे तो बने हुए थे, उस एक गली भी थी कमरों के पास में। तो गली छोटी संरचना बनी हुई थी जिसमें 8 स्नानागार थे। यानी कि ऐसे ये गली बनी हुई है, इसके उत्तर में गली बनी हुई है, तो इधर 8 जो है स्नानागार बने हुए हैं और एक गलियारी के दोनों और 4-4 स्नानागार बने हुए हैं। यानी 4 इधर बने हुए हैं स्नानागार छोटे छोटे और 4 इधर बने हुए हैं। यानी कि इस गली के 4 इधर और 4 उधर, वो भी विशाल स्नानागार के उत्तर में जो है ये 8 स्नानागार बने हुए थे। एक छोटी संरचना है गली की। इसके बाद है प्रत्येक स्नानघर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में जो है मिलते थी। यानी कि जितने भी ये 4 छोटे छोटे 8 छोटे छोटे जो स्नानागार हैं, इनसे भी 8 से क्या होती थी, नालियां जुड़ी हुई होती थी और वहां से भी पानी निकास की व्यवस्था थी। इसका जो प्रयोग है वो किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान, यानी जो अनुष्ठानिक कोई भी अनुष्ठान यज्ञ वगैरह हो, उस अनुष्ठान के लिए जो है अनुष्ठानिक स्नान, पुरोहितों के लिए जो स्नान होता है उसके लिए किया जाता था। ये अनुमान ही लगाते हैं कि इसका जो प्रयोग है, विशाल स्नानागार का प्रयोग वो किसके लिए करते हैं। छोटा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, विशेष अनुष्ठानिक स्नान पुरोहितों के लिए। अनुष्ठानिक प्रथा जो है ये भाई मानते हैं कि कोई अनुष्ठान करते होंगे। अनुष्ठानिक प्रथा जो है इसका स्पष्ट जो संकेत है वो नहीं मिलता है। नहीं यह पता लगा है कि जो लोग अनुष्ठान करते थे उनके पास राजनीतिक सत्ता होती थी। भाई अनुष्ठान, और मतलब यह भी पता नहीं लगा है कि अनुष्ठान कौन लोग करते थे, क्या अनुष्ठान करने वालों के पास राजनीतिक पावर थी, पॉलिटिकल पावर वो थी या नहीं थी, ये लोग अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। शायद यहाँ विशेष लोग जो है वो विशेष अवसरों पर स्नान करते हैं। ये भी अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर जो है विशेष लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते थे, कोई विशेष अवसर हो गया, होली दीपावली आ गई, उस अवसरों पर क्या करते थे, स्नान करते थे। हालांकि होली दीपावली पहले शायद होती थी क्या, नहीं। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, यज्ञ करते होंगे। यानी कालीबंगा और लोथल जो स्थल है ये दोनों का ध्यान रखिएगा कि अग्निकुंड जो मिला है, एक ऑप्शन आई तो कालीबंगा विशेष रूप से ध्यान रखना। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। यज्ञ हवन करने के लिए हमारे पास होता है ना अग्निकुंड, तो उस वो अग्निकुंड जो है मिले हैं ताकि इसमें क्या कर सकते थे, वो यज्ञ कर सकते थे। इसके बाद में बात कर लेते हैं शहर का नगर नियोजन देखने के बाद में नालों का निर्माण। अभी हमने बात किया भाई जो आपके विशाल स्नानागार था तो इससे नाली भी लगी हुई थी और विशेष शहर के जो बड़ी नाली थी उसमें इसका पानी जो है मिल जाता था, यानी कि गंदा पानी निकालने के लिए। तो नालों का किस प्रकार निर्माण किया जाता था, और स्नानागार को खाली करने के लिए, मतलब जो गंदा पानी है उसको खाली करने के लिए जो नियोजित जल निकास प्रणाली थी, जल को निकालने की, वो एकदम योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी, नियोजित थी। तो उसको देख लेते हैं। हड़प्पा नगरों की प्रमुख विशेषताओं में से एक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यानी हड़प्पा नगरों की जो प्रमुख विशेषता थी वो हमने पहले ही बात कर ली थी। सबसे अनूठी जो विशेषता है वो क्या है, नियोजित जल निकास प्रणाली। अभी क्वेश्चन में भी देखा था कि हड़प्पा शहरों की जो प्रमुख विशिष्टता है, अनूठी जो विशेषता है वो क्या है, नियोजित जल निकास प्रणाली। सबसे प्रमुख विशेषता, अनूठी विशेषता हड़प्पा शहरों की या हड़प्पा नगरों की, तो वो है नियोजित जल निकास प्रणाली। सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये भी हमने बात की कि सड़कें और जो गलियां थी इनको क्या किया जाता था, ग्रिड पद्धति से, यानी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और गलियां भी जो है वो एक दूसरे को समकोण पर जो है काटती थी। यानी कि ये सड़कें हो गई इधर
और इधर भी क्या हो गई, गलियां वगैरह, सड़कें और गलियां, या इधर घर है तो ये इधर गली, तो गली से फिर सड़कें, इधर सड़कें भी क्या कर होती थी भाई, समकोण पर काटती थी। और ये जो है गलियां और सड़कें ये ग्रिड पद्धति में जो है बनाई जाती थी। इस पद्धति का नाम क्या है, ग्रिड पद्धति। यानी ये सड़कें जो है इस प्रकार होती थी, यहाँ पर चौराया हो गया तो सड़कें क्या है भाई, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया तो सड़कें भी जो है 90 डिग्री के एंगल पर यानी समकोण पर काटती थी ये सड़कें, 90 डिग्री के कोण पर। तो सड़कें ये विशेष रूप से किस पद्धति में बनाई गई थी, ग्रिड पद्धति, इसी को बोलते हैं ग्रिड पद्धति। ये 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं, ग्रिड पद्धति। सड़कों और गलियों के साथ नालियों को बनाया गया, सड़कें और गलियां भी बनेगी, इनके साथ साथ नालियों को भी बनाया गया जल निकास के लिए। नालियों को ढकने की व्यवस्था भी होती थी, नालियां जो है ढकी रहती थी ताकि बदबू जो है वो सड़क पर नहीं आ सके, आमजन जो है आसानी से चल सके। सड़कों और गलियों के अगल बगल में आसपास आवासों को बनाया गया, सड़कें और गलियां जहां होती थी वहीं आसपास में आवास भी बने हुए थे, घर आवास भी बने हुए थे जहां लोग निवास करते थे। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था, घर से भी नालियां लगी होती थी, घर की नालियां जो है किससे जुड़ी होती थी, गली की नालियों से। फिर जो है बड़े शहर की जो नालियां होती थी, बड़ी नालियां, उसमें ये सारी नालियां जो है मिल जाती थी। घरों की नालियां पहले एक होदी या मल कुंड में खाली होती थी, पहले कोई होदी होती थी, जैसे ये कोई बड़ी नाली है, ऐसे ये नाली है और नाली का घर से कोई भी यहां से नाली निकलती थी तो यहां पर क्या होती थी, एक होदी होती थी, इस पर ढक्कन लगा होता था और यहां से क्या होता था, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ज्यादा भारी मात्रा में वो इसमें खाली हो जाते थे और इसके बाद में जो हल्का हल्का पानी, जो गंदा पानी है वो आगे से बह जाता था। तो ये होदी होती थी जिसको जो है बाद में जो जब बढ़ जाती थी तो इसको खाली भी कर देते थे, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था। इस जो बड़ा होदी है यहाँ पर, इसमें क्या होता था, ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी जो है इस नालियों से ऐसे नली से जो है बह जाता था, गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियां जो है बनाई गई थी। भाई कुछ लंबे अंतराल के टाइम, या तो एक साल में सफाई करेंगे या फिर जो भी टाइम हो उसके अनुसार से जो है इस लंबे नालों में क्या करते थे, कुछ अंतराल पर जो है सफाई के लिए सफाई करते थे। होदियों में जो भी हमने बात की, होदियों में क्या करते थे, सफाई करते थे, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था। घर, नाले व सड़कों का जो निर्माण है, ये अभी हमने जो पूरी व्यवस्था पढ़ी है इसमें इन सब का जो निर्माण है एक योजनाबद्ध तरीके से यानी प्लानिंग से जो है एक साथ होता था। सबका घर बनाना है, आवास, नाले, सड़कें, गलियां, सबका जो निर्माण है वो किसके साथ, प्लानिंग के साथ होता था। और जल निकास जो प्रणाली है वो छोटी बस्तियों में भी मिली है, यानी बड़े शहरों में तो मिली है, दुर्ग में भी मिली है, तो छोटी जो बस्तियां होती थी वहां पर भी जो है ये व्यवस्था जो है मिली है, जल निकास प्रणाली वाली व्यवस्था। लगभग पूरी जो सभ्यता है इसमें लगभग प्रत्येक स्थल से ये जो है छोटी बस्तियों में भी जल निकास प्रणाली की व्यवस्था मिली है। लोथल में जहां मकान कच्ची ईंटों के बने थे, देखो हमने बात की थी लोथल में जहां मकान कच्ची ईंटों के बने थे, वहीं लोथल की जो नालियां हैं वो किससे बनाई जाती थी, पक्की ईंटों से बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसका जो विशाल प्रवेश द्वार है, देखिए कितनी बड़ी नाली है, एक 6 फीट का आदमी जो है इसमें पूरा दिख रहा है सीधा। नाली का चित्र, मोहनजोदड़ो में एक नाली का चित्र। इसके बाद में है गृह स्थापत्य, यानी घर का जो निर्माण है, भवन निर्माण, वो किस प्रकार होता था, वो भी एक योजनाबद्ध तरीके से होता था। गृह स्थापत्य यानी निचला शहर जो था उसमें योजनाबद्ध तरीके से बने भवन मिलते हैं, यानी प्लानिंग के साथ नियोजित तरीके से जो बने भवन है वो मिलते हैं, घर जो है वो मिलते हैं। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों यानी गृह स्थापत्य का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसकी आज भी जो प्रासंगिकता है वो बनी हुई, यानी आज के घर भी लगभग ऐसे होते हैं। जैसे देखिए ये मोहनजोदड़ो का एक घर दिखाई दे रहा होगा, ऊपर से फोटो ली हुई है इसकी, यानी ये 4 दीवारी है इसकी, ऊपर से फोटो। ये मेन जो गेट है ये इधर है, बाहर से सिर्फ एक ही गेट है यहाँ से जाने के लिए, उसके बाद में बाहर चारों ओर से कहीं पर भी गेट नहीं। यहाँ पर जाने के लिए प्रत्येक कमरे में, यहाँ आए आंगन में आने के बाद में आंगन में सारे जो मुख्य गेट है वो खुलते हैं। इस तरफ, ये इस तरफ देखो, आंगन से सारे गेट, इसके भी, ये इसके भी, सबके गेट जो है आंगन में खुलते हैं, ये इसके भी। ये देखो टोटल बहुत सारे रूम हैं, ये लगभग 16-17 रूम जो है वो इसमें जो है दिखाए गए हैं।
तो योजनाबद्ध तरीके से क्या होता था, इसका निर्माण होता था। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में की बात कर रहे हैं, दुर्ग का नहीं है ये, निचले शहर का जो है पूर्वी भाग का जो है ये जो है आवास है, भवन निर्माण का काम है यहाँ पर। यहाँ इस भवन की जो प्रमुख विशेषता है वो देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पक्की ईंटों से बने मकान जो है एक आंगन पर केंद्रित थे। मकान जो है वो किससे बने होते थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे, और ये एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। यानी बीच में क्या है, आंगन है, और इसके चारों तरफ जो है क्या है, छोटे छोटे ऐसे कमरे बने हुए हैं। चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, जिसके जो मुख्य गेट है, मुख्य प्रवेश द्वार है, सबके इसकी तरफ खुले होते थे। सबके मुख्य प्रवेश द्वार किसकी तरफ खुले होते थे, आपके आंगन की तरफ खुले होते थे। आंगन खास तौर पर क्या होता था, आंगन खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में खाना पकाने और कतई जैसे कार्यों का केंद्र था। यानी इसमें क्या होता था, आंगन में या तो खाना बना सकते हैं गर्म या शुष्क मौसम में, या फिर कतई वगैरह का काम भी कर सकते हैं, सूत काटने का, कतई का काम भी ये करते थे। इसके बाद में भूमि तल यानी ग्राउंड फ्लोर, जो हमारा नीचे वाला फ्लोर है जिस पर हम रहते हैं, भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। भूमि तल पर जो है बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। इसके यानी खिड़कियां नहीं मिली है, इसमें एक भी खिड़की जो है नहीं मिली है। सिर्फ देखो बार का जो है सिर्फ एक दरवाजा ही मिला है। भूमि तल पर एक भी जो है खिड़की नहीं मिली है, भूमि तल पर एक भी खिड़की नहीं मिली है। इसके बाद क्या लिखा है, इसके अलावा मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन को नहीं देखा जा सकता था। मुख्य द्वार से यानी कि यहां पर खड़े हो आप मुख्य द्वार पर, यहां पर बाहरी प्रवेश द्वार पर यदि आप खड़े हो तो आपको यहां से आंगन नहीं दिखेगा, यानी कुछ भी नहीं दिखेगा बाहर से। मुख्य प्रवेश द्वार से आंतरिक भाग, अंदर का भाग नहीं दिखेगा, और आंगन को भी आप नहीं देख सकते। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इससे यह लगता है कि ये लोग अपनी एकांतता यानी प्राइवेसी को महत्व देते थे, यानी एकांतता इनको पसंद थी, अकेले रहना इनको पसंद था। प्रत्येक घर का ईंटों की फर्श से बना एक अपना स्नान घर होता था। सब में ईंटों की फर्श से बना क्या होता था, स्नान घर होता था। प्रत्येक भवन से मिला है, जिसकी नालियां जो है सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी, यहां से भी जल निकास की अच्छी व्यवस्था थी। कुछ घरों में दूसरी मंजिल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। ये जो ऊपर वाला घर है, यहाँ पर जो है क्या होती थी, सीढ़ियां बनी होती थी। इस ऊपर वाला घर में जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। इसके बाद में क्या है, कई आवासों में कुएं बने थे। कई आवास जो है उसमें कुएं बने हुए थे, जो एक ऐसे कमरे में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। हो सकता है इनका प्रयोग जो है राहगीरों, यानी बाहर ही बनाया जाता था कुआं, तो ताकि कोई भी बाहर से राहगीर चल रहा है तो वो भी यहां से पानी पी सके। और मोहनजोदड़ो में जो कुओं की संख्या मिली है वो कितनी मिली है, 700 मिली है। तो इस प्रकार ये ग्रह स्थापत्य, ये जो बड़ा क्वेश्चन है ये आप हड़प्पा के जो नियोजित शहर वाला क्वेश्चन है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है। मोहनजोदड़ो जो है एक नियोजित शहरी केंद्र, शहरों की जो प्रमुख विशेषता थी वो किस प्रकार की थी, आज वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। इस प्रकार यदि आपको इसकी प्रमुख विशेषता पता होगी, पॉइंट प्रमुख पता होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को जो है आसानी से हल कर पाओगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, रहे तो धन्यवाद। जय हिंद।